यूपी के 10 खिलाड़ी लेंगे ओलंपिक में हिस्सा। सीएम योगी ने किया खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद। सीएम योगी का ऐलान, मेरठ में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को मुद्दा बनाएगी सपा पार्टी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सपा एमएलसी के साथ की बैठक। प्रदर्शन को लेकर बनी रणनीति। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर निशाना। कहा, पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है बीजेपी, सरकार हर मोर्चे पर फेल। और पश्चिमी यूपी में मानसून ने दी दस्तक। कई शहरों में तेज बारिश, किसानों के खिले चेहरे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले 10 खिलाड़ियों और उनके परिजनों से वर्चुअल बैठक कर संवाद किया। खास बात यह है कि इनमें से 5 खिलाड़ी मेरठ के हैं। इस दौरान प्रियंका गोस्वामी ने सीएम योगी के सामने अपने पिता की नौकरी की समस्या को रखा। इसके अलावा उन्होंने मेरठ में सिंथेटिक ट्रैक की भी मांग की। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने खिलाड़ियों की सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। वहीं अनु रानी ने बताया कि वह खेतों में चोरी चोरी अभ्यास करती थी। अनु ने सीएम योगी से हर गांव में एक मैदान होने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं सीमा पुनिया ने कहा कि 4 साल पहले से सब कुछ छोड़कर यहाँ रूस हूँ। उन्होंने यूपी के खेल निदेशक आरपी सिंह का धन्यवाद भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला होते हुए उनके जज्बे को सम्मान किया। इस बार सीमा ने कहा कि राज्य सरकार हर मदद के लिए तैयार रहती है। उधर वंदना ने कहा कि लखनऊ में 6 साल से रह रही हूँ। इस दौरान यूपी सरकार ने बहुत मदद की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल संवाद किया है। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले 10 खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। रोडवेज में नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते। जैसा कि सर ने बताया, मैं केडी सिंह बाबू हॉस्टल में 11 साल की थी, तो उस टाइम मेरा उधर मन नहीं लगा था। मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, घर से दूर थी, तो मैं वहां से रो रो के घर पे आ गई कि मुझे यहाँ नहीं रहना है करके। लेकिन मैं वहां पे, जैसा हमारा मंथली फिजिकल ट्रायल होता था, तो मैं रनिंग में फर्स्ट आती थी वहां पे, तो मेरा वहां से एथलेटिक्स करने का मन करता था। तो फिर मैं घर आके छोड़ दिया गेम, पढ़ाई की, अपना बोर्ड का एग्जाम दिया। यूपी बोर्ड था, तो सब बोलते थे कि हाँ यूपी बोर्ड हार्ड है, तो उसका एग्जाम की तैयारी की। फिर 10th के बाद मैं 11th में दोबारा स्टेडियम ज्वाइन किया। तो जैसा कि अभी मेरठ से सबसे ज्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई है, तो मेरठ में हमेशा से ही स्पोर्ट्स का मतलब बहुत शुरू से ही रहा है। तो एक मीट होती थी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसमें हमें बैग मिलते थे प्राइज में। तो मैंने काफी इवेंट्स ट्राई किए, तो मुझे किसी में बैग नहीं मिला। तो लास्ट में रेस वॉकिंग बचा था, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मुझे कोई बैग नहीं मिला, सबको बैग मिला करके। तो रेस वॉकिंग में 4 लड़कियां थी, 4th में थी, मतलब उनमें मैं 3rd आ गई, तो बैग मिला। तब से मेरे को बैग के लिए ही मैंने रेस वॉकिंग शुरू कर दिया। तो अभी तक मैं मतलब और यूपी से खेलती आ रही हूँ और इंडिया भी खेली हूँ वर्ल्ड कप वगैरह। तो अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके अच्छा लग रहा है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में मेरा जिक्र किया था कि मेरे पापा रोडवेज में कंडक्टर है, तो लेकिन सर मेरे पापा भी नहीं है यूपी रोडवेज में, क्योंकि वो उसी टाइम पे छूट गई थी। तो बहुत प्रॉब्लम से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ करके। तो काफी समस्या है, हर खिलाड़ी को हमने सब चीज का फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो प्रियंका जी, मैं सबसे पहले आपको टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। दूसरा, आज इस संवाद हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी, राज्य सरकार उसका समाधान करेगी। आप ये बताइए कि हमारी जो आने वाली प्रतिभाएं हैं, इन लोगों को इस फील्ड में क्या करना चाहिए? और अभी आपकी जो इस समय प्रशिक्षण आपका चल रहा है, कहाँ बेंगलोर में आप प्रशिक्षण ले रही हैं?
हाँ जी सर, बेंगलोर में। ऐसा बेंगलोर में क्या है कि वो प्रशिक्षण आपको वहां मिल सकता है और उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता है? सर सबसे बड़ा तो सिंथेटिक ग्राउंड है। मेरठ में अभी तक एक भी सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। दूसरा कोचिज का होता है, जैसा कोचिज भी हमारे जैसे यूपी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हायर करे कोच। मतलब मुझे तो गौरव त्यागी सर थे जो मेरठ में है, वो मिले, लेकिन बहुत से एथलीट्स को है कि कोच भी नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे भी पूछते हैं दीदी आपने कैसे ज्वाइन किया, तो उन लोग को मतलब ग्राउंड और कोचिज फर्स्ट होता है प्लेयर के लिए। अगर ग्राउंड और कोच अच्छा होगा तो मेहनत करके कोई भी एथलीट निकल जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा है। आपने और आपके परिवार ने जिस तन्मयता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ इस फील्ड में अपना एक स्थान बनाया है, वो बहुत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार आप लोगों को पूरी मदद करेगी। मैं खेल विभाग को इसके बारे में कहूंगा कि वह सभी खिलाड़ियों की बातों को सुने और फिर उस प्रकार की कार्य योजना बना करके राज्य के अंदर तैयार करें, जिससे हमारे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो सके और यहीं पर उनको हर प्रकार की सुविधा देकर के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के योग्य बना सकें। आपके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी आ रहे हैं। वे यहां करीब 5 घंटे तक रुकेंगे। उनके आगमन की तैयारियों में शासन प्रशासन कई दिनों से लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ से प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जाएगी। शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वाराणसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी भी हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचकर सेना के हेलीकॉप्टर से BHU मैदान जाएंगे। यहां जनसभा से पहले ही पीएम 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। जनसभा के बाद पीएम का काफिला MCH विंग में कोरोना वॉरियर से संवाद के लिए पहुंचेगा। इसके बाद PHU हेलीपैड से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चॉपर से वो पहुंचेंगे। या सड़क मार्ग से रुद्राक्ष का उद्घाटन करने के बाद करीब 1 घंटे से ज्यादा समय बिताने के दौरान शहर के प्रबुद्धजनों से पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती जनसंख्या पर अपनी बात भी कही। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं। सीएम ने नई नीति जारी करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता भी जरूरी है। जनसंख्या नीति के ऐलान के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है
इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चलना है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विकास की योजनाएं तभी सार्थक है जब सभी लोग सुरक्षित रहे। प्रदेश सरकार 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना करना बेहद ही मुश्किल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों की सजगता, इसके चलते ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 2 साजिशों को बेपर्दा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में 94 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी को विकास के साथ साथ सुरक्षा के प्रति भी लगातार सजग रहना होगा। सुरक्षा के प्रति
थोड़ी सी सतर्कता से कई लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों की सजगता से मिली जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 2 साजिशों को बेपर्दा किया गया है। मूक बधिर बच्चों के जिहादी धर्मांतरण से राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के साथ मिलकर आजादी के जश्न में खलल डालने की साजिश रची जा रही थी। पकड़े गए इन लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी एटीएस द्वारा 2 आतंकियों के पकड़ने के मामले में सरकार पर सवाल उठाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव तक में सियासी हैसियत खो चुके सपा प्रमुख को अब आत्म अवलोकन करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ऐसे लोग पुलिस पर अविश्वास करके आतंकियों के हौसले बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आतंकियों की पैरोकारी करने वाले लोगों के मुंह से अपराध और आतंक पर सवाल खड़े करना शोभा नहीं देता है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कभी खुलेआम अधिकारियों को सत्ता में आने पर निपट लेने की धमकी देते हैं। समाजवादी सरकार में सत्ता के कई केंद्र हुआ करते थे। उस दौर में मुख्यमंत्री के साथ ही नेताजी, चाचा जी, ताऊ जी और उनके मुंह बोले चच्चा सत्ता का संचालन किया करते थे। सपा मुखिया को भी अब दबंगई, गुंडागर्दी के बल पर राजनीति करने की अपनी पुरानी परिपाटी बदलनी होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी के विधान परिषद सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ ही पंचायत चुनाव के प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में 15 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से करने का फैसला भी लिया गया है। सपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी शामिल हुए। विधान परिषद सदस्यों को साल 2022 में सपा की सरकार बनाने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। जातिगत और क्षेत्रवार समीकरण बैठाने के लिए पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। समीक्षा बैठक में तय किया गया कि बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था और दलितों के साथ हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दे पर पार्टी और ज्यादा मुखर होगी। बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे अहम होंगे। समाजवादी पार्टी के अनुसार आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस पर पार्टी संघर्ष करेगी। आजाद समाज पार्टी कांचीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। वे मंगलवार को इटावा जिले के नुमाइश पंडाल स्थित बुद्धा पार्क में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ों को शामिल कर बीजेपी ये जताने का प्रयास कर रही है कि वह पिछड़ों की हितैषी है। ऐसे करने से पिछड़े मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए प्रदेश में किसी भी दल से समझौता करने को तैयार है। उन्होंने कहा बीजेपी से अमन शांति को खतरा है। सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। प्रदेश में मां बहनों की इज्जत खतरे में है, इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नुमाइश पंडाल स्थित बुद्धा पार्क से उन्होंने बहुजन साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस बीच चंद्रशेखर का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान तहफूज कौमी एकता कमेटी के संयोजक खादिम अब्बास, आजाद समाज के जिला अध्यक्ष अभिषेक आजाद भी मौजूद रहे।
करीब 20 दिनों से निष्क्रिय चल रहे मानसून ने पश्चिमी यूपी में आखिरकार दस्तक दे दी है। मेरठ में मंगलवार को हल्की और बुधवार को तेज बारिश हुई। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कई शहरों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बताया गया कि बारिश ना होने के कारण लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा था। इस मानसूनी सीजन में मेरठ में करीब 49% बारिश कम हुई, जिससे फसलें भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही थी। बुधवार को सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए रहे और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से यहाँ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश होने से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। जस्टिस फली नरीमन की इस बेंच ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। दरअसल कोरोना महामारी के खतरे की वजह से कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ राज्य कांवड़ यात्रा की अनुमति दे रहे हैं। यूपी भी इस लिस्ट में शामिल था, जिसने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद सीएम ने आदेश दिया था कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करे। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। कोरोना के कम होते मामले और घटती संक्रमण दर के बीच देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में ढील दी गई है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू है। तेजी से अनलॉक होते देश के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। CII के एक सर्वे में दूसरी लहर के प्रभाव से अर्थव्यवस्था तेजी से उभरने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए। कर्फ्यू में और 2 घंटे की ढील दी गई है। नए आदेश के मुताबिक 12 जुलाई से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बाजार, दुकानें और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी। अभी तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही बाजार खुले रहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को उनकी सरकार प्रत्येक महीने 4,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर करेगी। राज्य सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी काम कर रही है। आगे आपको बताया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई, उन बच्चों को सरकार आर्थिक सहायता देगी। ऐसे अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में राज्य सरकार हर महीने 4,000 रुपए डालेगी। इसके अलावा इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव और सहजनवा विधानसभा क्षेत्र की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। बड़ी घटनाओं को टालने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों को सजग रहने की सलाह दी और कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले दिनों की 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाज विरोधी, देश विरोधी कृत्य करने वालों के मंसूबों को कतई पूरा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने कोरोना महामारी का भी जिक्र किया।
भारत और जापान दोस्ती के प्रतीक वाराणसी में बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण में जापान के राजदूत और दूतावास के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। जापानी दल आज बुधवार दोपहर बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और सड़क मार्ग से होटल गेटवे में ठहरेंगे। इस दौरान 3 दिवसीय दौरे में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश सारनाथ में दर्शन पूजन और भ्रमण करने की भी जानकारी दी गई है। भारत जापान दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण में जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बुधवार को बनारस पहुंचा। उनके साथ जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जायका और रुद्राक्ष निर्माण से जुड़ी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और फुजिता कॉर्पोरेशन के अफसर भी शामिल रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान दल बनारस भ्रमण भी कर सकता है। इसमें जापानी दल को सारनाथ में दर्शन पूजन और भ्रमण की बात कही जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारियां भी कर रखी है। जापानी दल बुधवार को दोपहर में बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचा। यहां से सीधे नडेसर स्थित होटल गेटवे के लिए रवाना हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान चलाया तो पूरे देश से राम भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। विदेशों में रह रहे भारतीय और विदेशी राम भक्तों ने भी इसमें अपना खूब योगदान दिया। अब तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास लगभग 3,500 करोड़ रुपए समर्पण निधि यानी चंदा के रूप में इकट्ठा हो चुका है। लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विदेशी राम भक्तों से मिले चंदे को उन्हें वापस कर रहा है। एक कानूनी खामी विदेशी राम भक्तों के सहयोग को स्वीकार करने में बड़ी बाधा बन रही है। वही जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास अभी FCRA लाइसेंस नहीं है। इस लाइसेंस के बिना कोई भी संगठन विदेशी स्रोतों से चंदा स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण के लिए ऑनलाइन सहयोग राशि स्वीकार की जा रही थी तब